अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज। आज लेक्चर नंबर हमारा 5 है। लेक्चर 1 to 4 हम डिस्कस कर चुके हैं विद एसोसिएशन। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी आपसे यही है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट हमारा जी आज का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नेंस ऑफ। तो जो पाकिस्तान का नेशनल अलायंस था उसने किसकी गवर्नेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नेंस के खिलाफ उसने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। ये जो नेशनल अलायंस था पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इसमें कितनी सियासी पार्टीज थी? तो ये नेशनल अलायंस था, ये 9 पार्टीज का अलायंस था। और इसको जो ये कब बना, अगर हम इसको देखें कि ये नेशनल अलायंस कब फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्म हुआ जी 1977 में। ठीक है। और इसको जो हेड कर रहे थे, इसके जो हेड थे वो कौन थे? वो गुलाम मुस्तफ़ा जुतोई साहब थे इसके हेड। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा जुतोई ये इसके हेड थे। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये भुट्टो की जो गवर्नेंस की पॉलिसीज थी उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 1977 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके खिलाफ, यानी जो 1977 के जनरल इलेक्शन थे उस टाइम ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जनरल इलेक्शन में उस टाइम ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे। तो ये अगर हम देखें तो ये उस हवाले से है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का अगर आप देखें तो ये केयर टेकर पीएम रह चुके हैं। जो 3 मंथ के लिए होते हैं ये, नवंबर से लेके यानी अगस्त से लेके नवंबर 1990 में। ठीक है, तो ये केयर टेकर पीएम पाकिस्तान के रह चुके हैं। केयर टेकर पीएम ये कब रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये अगस्त 1999 से 1990 से नवंबर 1990 तक ये केयर टेकर पीएम रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 14 सीएम सिंध भी रहे हैं। ठीक है, ये 14वें चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं सीएम सिंध। किस एरा में रहे हैं? तो ये रहे हैं जी 1973 से 1977 तक। ठीक है, 1973 से 1977 तक ये सीएम भी रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो भुट्टो थे वो एज अ प्रेसिडेंट के ओहदे पे उन्होंने सर्व किया। तो भुट्टो साहब जो है वो फोर्थ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, फोर्थ प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने सर्व किया है। तो फर्स्ट जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट थे। सेकंड अगर आप देखें तो वो अयूब खान थे। थर्ड याहिया खान थे और फोर्थ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। 1971 से 73 तक ये फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद ये नाइन्थ पीएम रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। नाइन्थ पीएम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रहे हैं 1973 से लेके 1977 तक। ठीक है, ये नाइन्थ पीएम। और इनके दौर में जो प्रेसिडेंट थे यानी सदर थे जो इनके दौर में, ठीक है, इनके यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो सदर थे वो कौन थे? वो फजल इलाही चौधरी साहब थे। ठीक है, फजल इलाही चौधरी ये इनके दौर में प्रेसिडेंट के ओहदे पे सर्व करते रहे हैं, फजल इलाही चौधरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इस हवाले से। और ये फजल इलाही चौधरी, क्योंकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो फोर्थ थे तो ये फिफ्थ प्रेसिडेंट थे। और ये फिफ्थ थे 1973 से 1978 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल ज़ियाउल हक जो है वो 16 प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके बाद जो आए हैं फजल इलाही चौधरी के बाद, वो सितंबर 1978 से 1988 तक। ठीक है, तो 17 अगस्त 1988 तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं ज़ियाउल हक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इस हवाले से। अगर हम देखें तो बाकी जो परवेज़ मुशर्रफ एज अ प्रेसिडेंट रहे हैं वो 2007 नवंबर 2007 से अगस्त 2008 तक। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ जो रहे हैं प्रेसिडेंट के ओहदे पे वो नवंबर 2007 टू अगस्त 2008 तक।
तो ये आपको मेन मेन चीज़ें पता होना चाहिए। और अयूब खान जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो 1958 से 1962 तक। और सिक्सटीज ये मतलब 4 साल के फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 8 जून 1962 को। तो फिर ये मतलब चेंज हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारी थी, इसमें मेन मेन चीज़ें थी। हमारा नेशनल अलायंस में कितनी पार्टीज थी ये आपको पता होना चाहिए। 9 पार्टीज का ये नेशनल अलायंस था भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो के गवर्नेंस के खिलाफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज। तो जो फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट था उसका नेम हमने बताना है, तो वो JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तानी फर्स्ट एयरक्राफ्ट था। तो इसमें जो पाकिस्तान का शेयर है इन JF-17 की प्रोडक्शन में, जो पाकिस्तान का अगर आप शेयर देखें तो इसकी प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में पाक शेयर जो है वो 58% है। ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं, और जो पाकिस्तान का शेयर है इसकी प्रोडक्शन में वो 58% है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान चाइना ये जॉइंट वेंचर वेंचर कब स्टार्ट हुआ पाक चाइना, अगर हम ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट देखें तो ये कब इस पे स्टार्टेड हुआ। तो ये 2003 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस साल स्टार्ट हुआ। तो ये 2003 में। तो JF-17 जो है थंडर, इसकी इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स में यानी PAF में कब हुई, तो वो 2010 में हुई। ठीक है, JF-17 की इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स में कब हुई, तो वो 2010 में हुई। अच्छा, JF-17 थंडर पाकिस्तान ने अभी सेल किए हैं तो वो किस किस कंट्री को किए हैं, तो ये 2021 में नाइजीरिया को किए हैं। और अभी रिसेंटली पिछले साल जो किए हैं 2024 में जो डील हुई है पाकिस्तान की, वो अजरबैजान के उसके साथ हुई है। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज पाकिस्तान से JF-17 थंडर परचेज कर रही हैं, ये दो कंट्रीज। ठीक है, तो ये नाइजीरिया 2021 और ये अभी रिसेंट ही हुई है अजरबैजान 2024 में। तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने किन दो कंट्रीज को JF-17 थंडर सेल कर रही है, या दो कंट्रीज पर परचेज कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास 8 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गेव ओवर राइडिंग पावर्स टू। तो उसने जो किसकी पावर्स को बढ़ा दिया, तो वो प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो जो 8 अमेंडमेंट थी ये कब हुई, तो ये नवंबर 1985 में प्रेसिडेंट ज़िया के दौर में हुई 8 अमेंडमेंट में। और इसमें क्या किया गया, आर्टिकल जो है 58(2)(b उसकी इंडक्शन की गई। ठीक है, आर्टिकल 58(2)(b इसकी इंडक्शन हुई। और इसकी इंडक्शन से क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट वो कर सकता था डिसॉल्व, प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। ठीक है, ये 58(2)(b के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो नेशनल असेंबली को क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ये इसमें होगा जी, टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। बाकी इसका जो इसके बाद इसके जो अपोजिट में आई वो 13th अमेंडमेंट आई। और वो 1997 में 13th अमेंडमेंट आई। और इसने जो 8 अमेंडमेंट थी, 8 अमेंडमेंट ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, 8 अमेंडमेंट की रिवर्स थी, यानी प्रेसिडेंट की पावर को ख़त्म कर दिया, बाकी भी जो चीज़ें थी उनको भी रिवर्स कर दिया गया। 8 अमेंडमेंट आई, लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, 17th अमेंडमेंट आ गए। 17th अमेंडमेंट 2003 में आई मुशर्रफ के दौर में, यानी मुशर्रफ साहब ने लाई ये 17th अमेंडमेंट। और दोबारा जो थी 13 को रिवर्स हो कर दिया गया इसमें। ठीक है, 13 अमेंडमेंट रिवर्स होगी 17 में, यानी दोबारा 8 अमेंडमेंट वाली पावर्स बहाल होगी। ठीक है, और फिर इसको जब 18th अमेंडमेंट आई तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें वापस 13th अमेंडमेंट वाली हुई। ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट में दोबारा ये रिवर्स हुई 17th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 18th अमेंडमेंट को अगर हम देखें तो ये 2010 में हुई,
ये आपको पता होना चाहिए। मेन ये तीन है कि 8 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को पावर देती है, 13 पावर लेती है, 17 दोबारा पावर देती है, और 18 यानी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की। और 18 अमेंडमेंट में तो फिर काफ़ी चीज़ें हुई, उसमें एक ये भी थी कि वो 17 अमेंडमेंट को रिवर्स भी किया गया था। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको डिफरेंट अमेंडमेंट्स के क्या फंक्शंस हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 58(2) भी जो है वो 8 अमेंडमेंट के तहत, और ये जो पहली 8 अमेंडमेंट हुई है वो प्रेसिडेंट जिया के दौर में हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनमें से किस किताब के मतलब ऑथर थे? इफ़ आई एम असैसिनेटेड। ठीक है, बाकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक और बुक भी है, थॉट्स ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, थॉट्स ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, तो ये भी ऑन सम एस्पेक्ट्स। ठीक है, इस्लाम के कुछ पहलू पे उनके थे एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, तो ये भी इनकी ही बुक है। 1976 में ये ऑलमोस्ट लॉन्च हुई थी, तो ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही बुक है। ठीक है, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ही है। तो ये दो बुक इनकी फेमस बुक है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो की है। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ साहब की है। बाकी जो है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जगह जो पूरी बुक का नाम है वो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो आई एच कुरैशी साहब की है। ठीक है, बाकी इसके हवाले से हम बेनज़ीर भुट्टो की सारी बुक्स के हवाले से या परवेज़ मुशर्रफ की बुक के हवाले से हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ से भी विज़िट करके अपनी सारी बुक्स का हवाला देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड अ पुअर मैन बजट ऑफ यूनाइटेड इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट, तो जो यूनाइटेड इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट में किसने पुअर मैन बजट पेश किया? तो वो लियाकत अली खान ने पुअर मैन बजट पेश किया। इंटरिम गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो सरदार अब्दुल मिनिस्टर साहब के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? तो ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी थे। पाकिस्तान के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ अगर कम्युनिकेशन देखें तो वो सरदार अब्दुल मिनिस्टर ही थे। ठीक है, और गवर्नर पंजाब भी ये रहे हैं, सेकंड गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब भी रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहे हैं ये पाकिस्तान के आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। और सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब भी वो यही थे, सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब। ये भी इनके पास पोर्टफोलियो रहा है। और ये कब से कब तक सेकंड गवर्नर ऑफ पंजाब रहे हैं? तो ये 1949 से 1951 तक ये गवर्नर ऑफ पंजाब रहे हैं। बाकी पुअर मैन बजट लियाकत अली खान ने कब पेश किया? तो ये 1946 में पेश किया गया। ठीक है, तो ये पुअर मैन बजट की डेट का अगर आपसे पूछ लें तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अगरटाला कंस्पिरेसी जो वाज इंस्टिगेटेड बाय, तो ये किसने इसको उठाया, इंस्टिगेटेड किया? तो इंस्टिगेट किया तो ये मुजीबुर रहमान। तो ये किसके दौर में हुआ? तो ये कब हुआ? 1968 में। तो 1968 में किसका दौर हुकूमत था? अयूब खान साहब का ये दौर हुकूमत था। तो ये अगर 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 ताला कंस्पिरेसी जो केस था, तो ये क्या केस था? ये बेसिकली सिडिशन केस था इन पाकिस्तान। तो ये क्या था? सिडिशन केस। ठीक है, बगावत का ये मुकदमा था पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनके खिलाफ, शेख मुजीबुर रहमान और इनके साथियों के खिलाफ। ठीक है, तो ये किन के खिलाफ था? ये अगर आप ये लिखना चाहें तो ये अवामी लीग के खिलाफ था। ठीक है, तो सेडिशन कहते हैं बगावत का मुकदमा ये था। ठीक है, तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। तो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान। बाकी शेख मुजीबुर रहमान ने के 6 पॉइंट मशहूर हैं, वो 1966 में इन्होंने दिए। और उसमें एक जो पॉइंट था कि डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो क्या किसके पास रहे? वो सेंटर के पास रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स, तो साइमन कमीशन में इंडियन मेंबर्स कितने थे? तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो साइमन कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 मेंबर्स थे। और इसके जो हेड थे साइमन कमीशन के वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, वो कौन थे? हेड ऑफ साइमन कमीशन सर जॉन साइमन। तो ये कमीशन जो था
ये कब आया, इंडिया कब पहुंचा, तो ये अराइव्ड हुआ जी 1928 में। तो ये इंडिया में अराइव हुआ 1928 में। तो ये साइमन रिपोर्ट थी, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यही था इंडिया में आने के लिए कि जो रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, रिव्यू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा इंडिया एक्ट, तो इंडिया एक्ट 1990, ठीक है, जिसको चैलम फोर्ड्स रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये मॉन्टेग्यो चैलम्स फॉर रिफॉर्म्स, तो उसका रिव्यू के लिए आया था। तो जो साइमन रिपोर्ट अगर हम देखेंगे कब पब्लिश हुई, साइमन रिपोर्ट जो पब्लिश हुई वो 1930 में हुई, ठीक है। साइमन रिपोर्ट पब्लिश 1930 में। ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को कब मतलब अपॉइंट किया, तो जो साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया वो 1927 में अपॉइंट किया गया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वो किसकी आउटकम है, वो आउटकम है साइमन कमीशन की, आउटकम ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन की आउटकम है। ये आपको इस हवाले से ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं साइमन के हवाले से। अब साइमन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय, तो ये महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने स्टार्ट की जी। और ये सत्याग्रह मतलब सच की जीत, ये सिविल रेजिस्टेंस थी, ये ठीक है। तो ये सिविल रेजिस्टेंस थी। और गांधी साहब इसकी क्यादत कर रहे थे, मतलब वो हेड थे और उन्होंने ये लॉन्च की थी। तो ये प्रोटेस्ट था बेसिकली, ये किसके खिलाफ था प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट था, अगर इसको हम देखें तो ये रोलेट एक्ट के खिलाफ था, ठीक है। जो रोलेट एक्ट आया यानी 1990 का एक्ट जो आया उसके खिलाफ, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कब सत्याग्रह मतलब कब लॉन्च हुआ, तो ये 1919 में, ठीक है। तो ये लॉन्च की अगर आप डेट देखें इसकी तो ये 1990 है। तो सत्याग्रह मतलब सच की जीत। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए सत्याग्रह के हवाले से। तो बाकी ये किन्होंने, कौन इसकी हेड कौन थे, ये लॉन्च किसने किया, तो ये महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिल्वर टंका द बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो मॉडर्न रुपीज फिर इसी की बेस पे बना था वो सिल्वर टंका, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो इल्तमश ने, ठीक है, इल्तमश ने इंट्रोड्यूस करवाया। बाकी ये इल्तमश का अगर हम देखें तो ये इनका ताल्लुक किस से था, ये स्लेव डायनेस्टी से था, ठीक है, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी, ठीक है। और इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। इल्तमश ये किस के डायनेस्टी से थे, ये दिल्ली सल्तनत से थे और सलेव डायनेस्टी से थे। जो सल्तनत चल रही थी वो दिल्ली थी। और दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई, 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत रही। और जो स्लेव डायनेस्टी या जिसका दूसरा नाम ममलूक डायनेस्टी भी है, तो ममलूक डायनेस्टी ये 1206 से 1290 तक कायम रही, ठीक है। तो ये इसके मतलब थे बादशाह, और इन्होंने सिल्वर टंका को इंट्रोड्यूस करवाया और इसी की बेस पे नेक्स्ट क्या हुआ नेक्स्ट मतलब न्यू मॉडर्न बेस कॉइन्स भी लॉन्च हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हु वाज द मुगल एम्परर बिफोर औरंगजेब। औरंगजेब से पहले कौन से मुगल बादशाह थे, तो वो औरंगजेब से पहले शाहजहां थे। इसके हवाले से अगर हम देखें तो हम जो प्रोमिनेंट जिसमें मुगल जो राइज रहा है मुगल बादशाहों का वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। बाबर थे, फर्स्ट जो बाबर थे वो 1526 से 1530 तक बाबर रहे। और सेकंड जो थे वो हुमायूं थे, ठीक है। हुमायूं कब से कब तक रहे, तो ये आपने देखना है, ये दो दफ़ा आए, एक दफ़ा 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1563
56 तक, ठीक है। और ये वो मतलब वो सीढ़ियों से गिर गिर के फौत हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट थे अकबर, जो 1605 से 1627 तक ये रहे मुगल बादशाह। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो जहांगीर है, ठीक है। और जहांगीर, तो जहांगीर जो है वो कब से कब तक है, वो 1628 से 1658 तक, ठीक है। 1628 से 1658 तक ये रहे। और इसके बाद जो आ गए वो शाहजहां है। जो क्वेश्चन हमारा आ गया कि जहांगीर से पहले कौन थे, औरंगजेब से पहले कौन थे, जहांगीर के बाद और औरंगजेब से पहले वो शाहजहां है। और शाहजहां साहब जो रहे हैं मतलब बादशाह, वो अगर हम देखें तो ये जहांगीर साहब 1605 से 1628 तक रहे हैं, और शाहजहां 1628 से 1658 रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपके औरंगजेब आए। और औरंगजेब साहब जो रहे हैं वो कब तक रहे हैं, औरंगजेब को अगर हम देखें तो वो 1658 से 1707 तक इनकी बादशाहत कायम रही है। बाकी जो आखिरी जो बादशाह थे मुगल खानदान के, वो बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर जिनको कहते हैं, वो 1837 से 1857 तक उनकी रही है। तो इस वजह इसकी ये फायदा होगा कि आपको अब कोई भी आए क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, आगे कौन था, पीछे कौन था, ये सारे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, also known as Trans-Afghanistan Pipeline, includes which country। तो एक ये तीन कंट्रीज तो ये है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और जो इसके अलावा जो कंट्री है वो कौन सी है, वो तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो ये जो तापी जिसको कहते हैं, ये साइन हुआ था, ये मुआहिदा जो एग्रीमेंट साइन हुआ ये दिसंबर 2010 में साइन हुआ, ये ठीक है। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ, दिसंबर 2010 में इन कंट्रीज के दरमियान। और ये तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल सिटी आशगाबाद में, ठीक है, वहाँ साइन हुआ, ठीक है, आशगाबाद में ये साइन हुआ। ये आप बता सकते हैं इस के हवाले से। बाकी 30 है तुर्कमेनिस्तान है, ए से अफगानिस्तान है, बी से पाकिस्तान, और आई से इंडिया है। लेकिन अभी ये स्टिल कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई, तो वो खिलजी डायनेस्टी है। तो ये बेसिकली ये दिल्ली सल्तनत की टोटल जो डायनेस्टी थी वो पांच थी। दिल्ली सल्तनत रही कब से कब तक, ये 1206 से 1526 तक रही दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहली जो थी वो स्लेव थे, जिसको ख़ानदान गुलामा भी कहते हैं। और जो स्लेव डायनेस्टी थी इसका दूसरा नाम ममलूक डायनेस्टी भी है। ये 1206 से 1290 के दरमियान मतलब ये फर्स्ट डायनेस्टी थी। और इसी तरह सेकंड जो थी वो खिलजी थी, जो पूछ भी रहे हैं, वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो खिलजी डायनेस्टी थी, ठीक है। और जो खिलजी डायनेस्टी का अगर हम टेनोर देखें तो ये 30 इयर्स का टेनोर था इनका, 1290 से 1320 तक। फिर अगर हम थर्ड डायनेस्टी इसी की देखें तो वो तुगलक थे। जो तुगलक थे वो थर्ड डायनेस्टी थी, और वो 1320 से 1413 तक रही है। और चौथी जो थी वो सैयद खानदान था, सैयद डायनेस्टी जिसको कहते हैं, वो फोर्थ वन थी। टोटल इसकी पांच थी, और वो 1413 से 1451 तक रही। और जो पांचवी थी वो लोधी यानी पठान डायनेस्टी थी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी भी उसको कहते हैं। तो ये 1451 से 1526 तक रही। और इब्राहिम लोधी जो इसके थे लास्ट थे, ये इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के लास्ट थे। और उस इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इसी तरह दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गई 1526 में लोधी इब्राहिम लोधी की शिकस्त के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अहमद खान खरल द फेमस करेक्टर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू। तो ये जो अहमद खान खरल थे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जमरा से, जो कि फैसलाबाद में है। जामरा जो एक गांव है फैसलाबाद में, ठीक है, ये एक गांव है फैसलाबाद में।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जमरा कहाँ है, तो ये फैसलाबाद में एक गांव है। और उसके अलावा अहमद खान खरल किसके वजह से जाने जाते हैं, तो ये लीडिंग आफ्टर 1857 की जो वार हुई थी, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस के वो कहते हैं, तो वो रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन पंजाब। ठीक है, इन्होंने रिबिलियन की थी, जो ब्रिटिश रूल था यानी ईस्ट इंडिया का कंपनी का रूल था, उसके खिलाफ। रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में जिन्होंने रिबिलियन की वो इनका ही नाम आता है। ये पता होना चाहिए आपको अहमद खान खरल के हवाले से। ठीक है, और ये गांव है फैसलाबाद में जामरा, वहाँ के ये रहने वाले थे, और वही ये अब मदफून है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल वाज completed इन 1648 बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो वाइफ का नेम बताना है ताजमहल की, जिन्होंने एक तो शाहजहां ने कंप्लीट किया, और उन्होंने कब किया, तो ये 1648 में, ये आपको पता चल गया। और कुछ चीज़ें इसकी रहती थी वो बाद में फिर 1653 तक मुकम्मल हुई। ठीक है, कुछ मतलब मीनार वगैरह और कुछ दरवाजे वगैरह वो बाद में मुकम्मल हो गए, वैसे जो मेनली था वो 1648 तक कंप्लीट हो गया। तो ये मुमताज़ महल जो उनकी बीवी थी उनके लिए इन्होंने बनाया। तो ताजमहल को अगर आप देखें तो ये किस दरिया के किनारे पे है, तो ये दरिया यमुना के किनारे पे है। ठीक है, दरिया यमुना के किनारे पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूछा जा सकता है। तो और ये कहाँ है, ये आगरा में है। ठीक है, आगरा। और आगरा इंडिया के किस स्टेट में है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इंडिया की स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ ये आगरा है। और आगरा में दरिया यमुना के किनारे ताजमहल है। इसके अगर आर्किटेक्ट देखें हम ताजमहल के, तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे, इसके आर्किटेक्ट। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसके आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। और कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई थी वो 1632 में स्टार्ट हुई थी। जो कंस्ट्रक्शन इस ताजमहल की स्टार्ट हुई थी वो 1632 में स्टार्ट हुई, 1648 में मुकम्मल हो गया। कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो फिर 5 साल बाद 1653 में कंप्लीट हो गई। तो बाकी ये ज़ेबुन्निसा साहिबा कौन थी, तो ये औरंगज़ेब की बेटी थी। ठीक है, ये औरंगज़ेब की बेटी थी। अगर इनको अगर हम आप देखें तो ये औरंगज़ेब साहब की बेटी थी। बाकी अगर हम देखें कि ये जोधा बाई कौन थी, तो ये जो मुगल बादशाह अकबर है उनकी बेगम थी, और ये हिंदू बेगम उनकी थी। ये अकबर की बेगम थी और ये हिंदू बेगम थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। ताजमहल महल कहाँ है, आगरा में है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और किस रिवर के किनारे है, तो यमुना रिवर के किनारे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह हैड लॉस्ट विजन इन हिज लेफ्ट आई एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जो उन्होंने उनकी नज़र मतलब एक आंख ही चली गई, वो किसकी वजह से चली गई, तो ये स्मॉल पॉक्स की वजह से रंजीत सिंह की जो आंख है वो चली गई। तो रंजीत सिंह को किसके हवाले से जाना जाता है, तो ये फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। ठीक है, ये जो सिख एम्पायर थी इधर, उनके जो उसके जो फाउंडर थे वो रंजीत सिंह थे। और ये कब तक मतलब रहे रंजीत सिंह हुक्मरान, ये 1801 से 1839 तक रंजीत सिंह का दौर रहा। ठीक है, रंजीत सिंह का 1801 से 1839 तक रहे। बाकी अगर आप सिख एम्पायर को देखें तो ये 1799 टू 1849 तक सिख एम्पायर रही। ठीक है, तो सिखों की जो एम्पायर रही, तो सिखों की हुकूमत जो रही, अंपायर कह लें, बादशाहत जो रही, वो 1799 से 99 से 1849 तक ये इनकी मतलब एम्पायर रही, बादशाहत रही। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोबैको वाज इंट्रोड्यूस फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो तंबाकू को कब इजाज़त मिली, तो ये किसके रेन में, किसके दौरे हुकूमत में, तो ये जहांगीर के दौरे हुकूमत में। तो अगर हम ये देखें तो ये जहांगीर के दौरे हुकूमत में इजाज़त मिली, उसके बाद इन्हीं के दौरे हुकूमत में 1627 में
1617 में फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि ये हर बंदे ही इसके लत में लग चुका था, तो इस वजह से 1617 में ये सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया तंबाकू का। ठीक है, तो ये जहांगीर के दौर में स्टार्ट हुआ था, और प्रोहिबिटेड भी अगर आ जाए तो वो जहांगीर के दौर में ही है, और 1617 में। तो ये जो प्रोहिबिटेड हुआ वो भी जहांगीर के दौर में ही हुआ। ठीक है, ये आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। बाकी ये जितने मुगल हैं, पहले जो थे वो बाबर थे, बाकी सेकंड हुमायूं थे, ये आपको सारे और पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज एन ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प्ड बाय। तो जो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन है वो किन्होंने बनाई? मोहसिन अल मुल्क ने बनाई। बाकी वकार और मुल्क का भी जिक्र है, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो जो फाउंडर में से एक वकार उल मुल्क थे। तो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कब कायम की गई? तो ये 1900 में कायम की गई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछे जा सकते हैं कि किसने बनाई, मोहसिन अल मुल्क ने, कब बनाई? तो ये 1900 में बनाएगी। यानी उर्दू डिफेंस एसोसिएशन नाम से ही जाहिर है कि उर्दू की हिफाजत के लिए, उर्दू की बहाली के लिए। नेक्स्ट हम देखें, तो क्वेश्चन है हमारा, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एज इट्स सेशन हेल्ड इन। तो जो कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था, तो वो किस सेशन में किया था? तो ये जो लाहौर में 1929 में सेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने ऐलान किया। तो ये इस सेशन की जो सदारत कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, इस सेशन की जो सदारत कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू की जिम्मे थी। और ये पब्लिकली जो अनाउंस हुआ, ये सेशन तो हो गया 1929 में, जो पब्लिकली अनाउंसमेंट इसकी हुई, तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट जो हुई वो 1930 में हुई। ठीक है, 26 ऑफ जैन 1930। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। तो ये इस हवाले से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कांग्रेस का ये सेशन था, लाहौर में हुआ है और 1929 में हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ। तो ये जो लीवन यूनिवर्सिटी थी, ये बेल्जियम की यूनिवर्सिटी है। तो उन उससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने क्या की है, अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये 1972 में मुकम्मल की अपनी पीएचडी। ठीक है, 1972 में उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की। तो डॉक्टर जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं, ये भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, भोपाल इंडिया में पैदा हुए 1936 में। ठीक है, और 10 अक्टूबर 2021 में इनकी डेथ हुई, 10 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो जो अब इनकी डेथ डे है वो 10 ऑफ अक्टूबर है। ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से, बाकी बाकी भी ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, और इनको एटॉमिक साइंटिस्ट भी, और पाकिस्तान के ये मोहसिन पाकिस्तान भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। तो अभी हमने तमाम जितनी भी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी उनका जिक्र किया, तो ये क्वेश्चन है कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रही है। ठीक है, तो ये कौन फाउंडर थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान इज। तो जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी पाकिस्तान की, वो कौन थी? तो वो बेगम राना लियाकत अली खान जो थी, वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान थी। और ये 1973 से 1976 तक गवर्नर रही है। अगर ये फर्स्ट वुमेन थी। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिंध असेंबली की 10th गवर्नर थी। अगर वुमेन में देखें तो फर्स्ट थी, और ओवरऑल देखें तो ये सिंध असेंबली में ये 10th थी गवर्नर। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नर के तौर पे काम किया। बाकी शाइस्ता इकराम उल्ला का अगर हम देखें तो इनका क्या है, ये बंगाली पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस थी, और इसके अलावा जो ये पॉलिटिशियंस के साथ डिप्लोमेट और राइटर। ठीक है, ये पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट और राइटर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट और राइटर, ये तीन इनके मतलब इन्होंने फराइज अंजाम दिए हैं, अपने काम दिखाए हैं। बाकी इसके हवाले से देखा जाए तो ये क्योंकि डिप्लोमेट रही है, ये इन्होंने एज एम्बेसडर भी काम किया है मोरक्को में। ठीक है,
इन्होंने एज अ एम्बेसडर भी काम किया है मोरक्को में 1964 से 1967 तक। बाकी ये वुमेन राइट्स के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव रही हैं। और ये मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी रही है पाकिस्तान की 1947 से 1954 तक। ये मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी रही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बाकी अगर हम देखें तो जो फमीदा मिर्ज़ा है, तो ये पाकिस्तान की ओनली वुमेन स्पीकर रही है। ठीक है, जो फमीदा मिर्ज़ा है ये ओनली वुमेन स्पीकर रही है पाकिस्तान की। ठीक है, और ये इन्होंने जो सर्व किया है एज अ 18 स्पीकर सर्व किया है। और वुमेन में अगर देखें तो ये फर्स्ट थी। ठीक है, वुमेन में ये फर्स्ट थी। वैसे ओवरऑल स्पीकर देखें तो ये किस टेनोर में इन्होंने ये सर्व किया है, तो ये 2008 से 2013 तक वुमेन स्पीकर रही है। ये 5 साल पीपी के दौरे हुकूमत में ये वुमेन स्पीकर रही है। बाकी ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री इनके पास रही है 2018 से 2022 तक। तो मेन जो है वो आपका ये स्पीकर का आपने ये बताना है कि ये कब तक रही है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान एट। जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान का वो एस्टेब्लिश कहाँ हुआ, तो वो कराची में जी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान का एस्टेब्लिश हुआ। और ये किसकी मदद से एस्टेब्लिश हुआ और कब हुआ, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो ये 28 ऑफ नवंबर 1972। ठीक है, तो ये 1972 के ईयर में इस्टेब्लिश हुआ। तो किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ कनाडा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनाडा। तो ये कनाडा की हेल्प से सेटअप हुआ। तो ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को जिसको कैनप भी कहते हैं। तो ये जो कैनप है ये इसकी जो कैपेसिटी है कितने मेगावाट है, तो वो 137 मेगावाट है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो करंट जो 6 कमर्शियल करंट कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान के पास, तो जो करंटली है जो कमर्शियल है मतलब जो यूज़ में है वो कितने हैं, वो 6 हैं जी। जो कमर्शियल है वो कितने हैं, वो 6 हैं। और अगर हम ये देखें कि और वन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वन अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो कमर्शियल अगर आपसे पूछे तो वो 6 है। और टोटल आपसे पूछे वो टोटल 7 है, लेकिन वो जो सातवां है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इस हवाले से आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से पता होना चाहिए। जो इंडिया ने जो फर्स्ट टेस्ट किया था जो न्यूक्लियर का अपना वो 1974 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द पम्फलेट इशूड बाय चौधरी रहमत अली इन विच द नेम ऑफ पाकिस्तान वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस पम्फलेट का नाम बताना है और किसने वो पम्फलेट किया, तो वो चौधरी रहमत अली ने। और उसका नाम है नौ और नहवर। तो ये इन्होंने कब किया लॉन्च, ये 1933 में। ठीक है, 1933 में। तो ये लिखा कहाँ गया तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये थे। तो उधर इन्होंने ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो वहाँ ये पम्फलेट उन्होंने शाया किया। ठीक है, वहाँ इन्होंने ये रिटर्न किया। तो इस पम्फलेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से भी इस पम्फलेट को जाना जाता है। ठीक है, पाक डिक्लेरेशन के नाम से भी इस पम्फलेट को जाना जाता है। ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। तो ये नो और नेवर 1933 में बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हुआ, लॉन्च हुआ। और पाकिस्तान का जिक्र किया गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रपोजल वर प्रेजेंटेड इन। तो ये क्रिप्स जो प्रपोजल थी ये 1942 में प्रेजेंट हुई। इसके जो हेड थे क्रिप्स मिशन के वो कौन थे, वो स्टीफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे वो इसके हेड थे, स्टीफर्ड क्रेप्स। तो ये 1942 में आया। ठीक है, तो 1942 का अगर मंथ आपसे कभी कभी वो पूछ लेते तो मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन जो था ये आया है इधर। तो और अपना प्रपोजल लेके सब कॉन्टिनेंट में। और इसके हेड जो थे वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के मकरानी स्टाइल इज़ ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये बलोची लैंग्वेज का स्टाइल है। मकरानी जो स्टाइल है वो कौन सी
लैंग्वेज का स्टाइल है तो वो बलोची। अच्छा, आपसे आजकल वो ये पूछा जा रहा है कि कुछ ना जो लोकल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की उनके हवाले से वो पूछ लेता है, तो हम जो प्रोमिनेंट तीन चार हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो खवार है, खवार जो लोकल लैंग्वेज है वो ये पूछते हैं कि ये किस इलाके में बोली जाती है। तो जो खवार ज़बान है वो कहाँ बोली जाती है, तो ये जो चित्राल में बोली जाती है, डिस्ट्रिक्ट चित्राल में। ठीक है, तो जो खवार है वो चित्राल में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो बल्ती है, बल्ती जो लोकल लैंग्वेज बल्ती है वो कहाँ बोली जाती है, तो वो रीजन जो बल्तिस्तान है और लद्दाख, ठीक है, इंडिया के पास जो लद्दाख है और पाकिस्तान के पास बल्तिस्तान है, वहाँ ये बल्ती लैंग्वेज का जिक्र ये लैंग्वेज बोली जाती है, ये ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा जो मकरानी स्टाइल भी बलोची है, और एक बरहोई है वो भी कौन किन का स्टाइल है, वो भी बलोची है। ठीक है, वो भी बलोची स्टाइल है, बलोची लैंग्वेज आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है तोर वाली। तो ये स्वात में बोली जाती है। ठीक है, ये तो तोर वाली जो है ये कहाँ बोली जाती है, ये स्वात में बोली जाती है। तो ये खबार का तो आपको नज़र भी आ जाएगा, ये तूर वाली भी आपको नज़र आ जाएगी। बाकी जो शीना है ये भी मशहूर लैंग्वेज है जीबी वाले इलाके में और कोहिस्तान में, और बाकी आसपास के जो इलाके हैं। तो मेनली आप इसको जीबी और कोहिस्तान से याद रख सकते हैं। और जो परकारी लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी लोकल लैंग्वेज है। और परकारी कोली जो लैंग्वेज है ये भी लोकल लैंग्वेज है, और ये सिंध में बोली जाती है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के प्रोविंस, पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये बोली जाती है। तो ये कुछ लोकल लैंग्वेज का वो पूछ लेता होता है, तो आपको इस हवाले से ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये जो मेन मेन लोकल लैंग्वेजेस हैं वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि डिफाइंस द डांस ऑफ पंजाब। जो पंजाब में डांस होता है उसको क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो वो भंगड़ा कहते हैं। ठीक है, जो पंजाब में डांस होता है उसको क्या कहते हैं, भंगड़ा। ये जो खटक है ये केपी के का डांस है, जो लोकल डांस है केपी के का, वो खटक जो है वो उनका। ये हो जमालो जो है ये किनका है, ये सिंध का है। ठीक है, ये सिंध का है। और ये लेवा वगैरह ये भी सिंध का है। हमने बलूचिस्तान का तो जो चाप है ना, चाप डांस, ठीक है, वो बलूचिस्तान का स्पेशल जो चाप है वो बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, ये लोकल जो डांस है, जिस तरह पंजाब में भंगड़ा है और खटक के पीके में है, होज मालो और भी काफ़ी है। मतलब ये जो प्रोमिनेंट डांस है और जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इनको सेलिब्रेट भी किया जाता है, ये उनके नाम है। नेक्स्ट हमारा है कि आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। तो जो आर्टिकल 25 है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके रिलेटेड डील करता है, तो वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के रिलेटेड डील करता है। तो जो अगर हम आर्टिकल्स देखें 8 से 28 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये 20 जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली किससे डील करते हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके जो बुनियादी हकूक हैं सबके, उनके हवाले से ये सारे आर्टिकल्स 8 से 28 तक डील करते हैं। तो और जो 25 आर्टिकल है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन के हवाले से डील करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 1932 तक रही, तो वर कन्वीन्ड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो उस वक्त जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो वो रैमसे मैकडोनल्ड थे। बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिटेल हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब से कब हुई। ये सारी चीज़ें वो पिछली आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे, रैमसे मैकडोनल्ड थे। बाकी अगर हम देखें तो क्लेमेंट एटली जो है वो यूके के पीएम रहे हैं, वो 1945 से 1951 तक ये यूके के पीएम रहे हैं। और जो जो कैबिनेट जो साइमन कमीशन था उसके जो 7 मेंबर थे उनमें से एक क्लेमेंट एटली भी थे। और ये सर विंस्टन चर्चिल जो है ये रहे हैं, मतलब पीएम ऑफ यूके रहे हैं। ये पीएम ऑफ यूके 2 टाइम ये रहे हैं सर विंस्टन चर्चिल। एक तो 1945
और 1940 से 1945। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सर विंस्टन चर्चिल, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो पूछा जाता है कि कौन थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, तो वो सर विंस्टन चर्चिल थे। और सेकंड जो इनका टेनोर था वो था 1951 से 1955 तक, ठीक है। तो ये दो इनके टेनोर हैं, एक 1940 से 1945 और सेकंड जो था वो 1951 से 1955 तक था, ठीक है। और ये सेकंड जो वर्ल्ड वार थी उसमें जो यूके के पीएम थे वो सर विंस्टन चर्चिल ही थे, ठीक है। तो बाकी आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जो क्राउन है सीजन, उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर अ टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पिशावर इन द ईयर। तो जो 16 दिसंबर 2014 यानी 2014 को जो अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, तो वो किस साल इस्टेब्लिश हुई, तो वो 2015 में इस्टेब्लिश हुई। और जो उस अटैक हुआ था वो 16 दिसंबर 2014 को, जिसको ब्लैक डे के तौर पे अब मनाया जाता है, उसके हवाले से अगर ये देखें तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई थी ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट कौन से पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये मिलिट्री कोर्ट से इस्टेब्लिश हुई थी। मतलब आप सिविलियन को भी, स्पेशली जो टेररिज्म के मामलात हैं उनमें पूछा जा सकता है, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो सकता है। तो मिलिट्री कोर्ट्स किस अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट हुई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, तो ये 21st अमेंडमेंट के तहत इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कितने साल के लिए एस्टेब्लिश हुई थी, ये 2 साल के लिए, ये फॉर 2 इयर्स एस्टेब्लिश हुई थी 2015 से 17, और फिर रीन्यू हुई 2017 से 2019 तक। तो उसके बाद फिर ये रीन्यू नहीं हुई, 2019 तक ये काम चलता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि What was the main difficulty which delayed the earlier constitution making in Pakistan? तो जो मेन डिफिकल्टी थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी, फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान, कि कौन सी पावर फेडरल को दी जाए, कौन सी प्रोविंसेस को दी जाए, और इस तरह देनी थी कि दोनों का कंसेंसस भी हो जाए। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो डिले होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने मतलब फ्रेम किया और पास किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो सेकंड थी उसने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने ये फ्रेम किया और पास किया। कब पास किया? 29 फरवरी 1956, ठीक है। और जो ये बाकायदा पब्लिकली ये प्रोमोलिगेटेड हुआ, तो वो कब हुआ, यानी इन्फोर्स्ड कब हुआ? तो ये इन्फोर्स को अगर हम देखें तो वो 23 मार्च 1956 है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इन्फोर्स हुआ। बाकी इसको एब्रोगेट किसने किया? वो सिकंदर मिर्जा साहब ने 7 अक्टूबर 1957 को एब्रोगेट किया था। और पहले गवर्नर जनरल से फिर ये क्या बने, प्रेसिडेंट भी फर्स्ट जो थे पाकिस्तान के वो सिकंदर मिर्जा साहब ही थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो विद एसोसिएशन। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं आप इन तमाम वीडियोस को देख के। और बल्कि बूस्ट अप करने के साथ साथ मैक्सिमम तैयारी 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। और यही है कि आप सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बाकी एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।